करो शुरू। जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 116 पार्ट बी IFRS 15 के थोड़े से पास पेपर थे, मैंने कहा था आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, जिन लोगों ने लेक्चर 116 फिजिकल क्लास में लिया था ना, फिजिकल क्लास में वो एक छोटे से रूम में लिया था, तो मैंने वो IFRS 15 का पोर्शन दोबारा रिकॉर्ड करवाया था। ऑनलाइन वालों से बात नहीं कर रहा, उनके पास सारी चीज़ें शुरू से सही गई है, तो वो बेहतर है 116 का शुरू वाला पार्ट भी दोबारा सुन लें। एंड वाला तो उन्होंने वैसे ही सुन लिया होगा अगर वो उस रूम से चले गए थे दरमियान में नमाज की ब्रेक पे। अच्छा शुरू करो यार 116 का पार्ट बी। ये पास पेपर क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 का 2 ऑन 1 जनवरी 2021 को PML entered into a 6-month contract with Beta Limited to sell car B for ₹3.5 million per unit. As per the contract, अगर ये 1 जनवरी 2021 है और सवाल में ईयर एंड क्या बन रहा है, सवाल में जो ईयर एंड है वो बन रहा है 30 जून 21। इसका मतलब है हमारा 30 जून 21 ईयर एंड है, तो साल ख़त्म होने से 6 महीने पहले हमने एक मुआहदा किया है कि हम उसको गाड़ी बेचेंगे फॉर ₹3.5 मिलियन पर यूनिट। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ BL परचेज मोर देन 10 यूनिट्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, अगर उन्होंने 10 से ज़्यादा चीज़ें खरीद ली 6 महीने के अंदर अंदर, अगर उन्होंने 10 से ज़्यादा चीज़ें खरीद ली, वो जो सवाल पास पेपर क्वेश्चन 7 जैसा है, द प्राइस विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 3.4 मिलियन पर यूनिट। और जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट जब शुरू हो रहा हो तब आपने सोचना है कि वो डिस्काउंट लेगा या नहीं लेगा। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था उस वक्त 2 सिनेरियो आ सकते हैं पेपर में। एक सिनेरियो ये आ सकता है कि वो डिस्काउंट ले लेगा, हम सोच रहे थे। दूसरा सिनेरियो आ सकता है वो कहते हैं डिस्काउंट नहीं लेगा। अब लिखा हुआ है PML कंक्लूडेड BNL विल मीट द थ्रेशोल्ड ऑफ द डिस्काउंट। अभी रुक जाएं, हाँ बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं। आप बताएं जी, क्या वो डिस्काउंट लेगा नहीं लेगा? लेगा डिस्काउंट। चलें जी। On 1 January 21, PML entered into a 6-month contract with Beta Limited to sell car B for 3.5 million as per the contract if BL purchase more than 10 units. वो किधर है इस साल की से इस अभी सेल कितनी हुई है? ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द प्राइस विल बी एट द इंसेप्ट। हाँ ठीक है, आगे पढ़ना पड़ेगा। BL परचेज 11th यूनिट ऑफ कार B on 28 जून 2021। 28 जून 2021 को उसने 11th यूनिट खरीद लिया। यार इसका क्या मतलब है? फॉर विच नो रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड को छोड़ो, फॉर विच नो रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड को छोड़ो, ये तो क्या कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज जब करना करेंगे तो फिर देख लेंगे। BL हैज मेड पेमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट 11th विच विल बी सेटल्ड इन जुलाई 11, और जो आखिरी यूनिट है उसकी प्राइस सेटल होगी जुलाई 21 में, अगले साल। मुझे बता दो 10 यूनिट कब सेल हुए होंगे? 11th अगर उसने खरीदा है तो 10 यूनिट कब सेल हुए होंगे? 28 जून से पहले। एक्सेलेंट, यानी हमारे साल में ही 10 यूनिट सेल हो गए होंगे। मुझे ये बता दें BL हैज मेड पेमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स का मतलब क्या है? 10 की पेमेंट हो चुकी है या होगी? हो चुकी है। BL हैज मेड द पेमेंट्स ऑफ 10, तो ऑल का मतलब फिर 10 ही है ना, एक्सेप्ट 11th। तो यहां पे वाजे तौर पे ना वो डेट ऑफ सेल नहीं लिख रहा कि 10 चीजें कब बिकी, लेकिन मुझे बता दें क्या इस बात का मतलब है कि मैंने 11th खरीदा, इसका मतलब है पहले मैं 10 खरीद चुका हूं। अच्छा, अब आखिरी दफा पढ़ लें। ऑन 1 जनवरी 21 PML एंटर्ड इनटू अ 6-month कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कार B। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम 10 से ज्यादा यूनिट खरीदोगे मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था यानी 1 जनवरी 21 को, उस वक्त हमारा प्रोग्राम था कि हम डिस्काउंट को मीट कर लेंगे, और 28 जून को 11वां यूनिट खरीदा। इसका मतलब है पहले कितने खरीद चुके? अब ये नहीं पता चला था पेमेंट्स हुई ना हुई। उसने कहा 1 की पेमेंट अगले साल है तो 10 की पेमेंट हमारे साल होगी। ले आओ अब इधर। अच्छा, यहां से यहां तक रख सकते हो जरा, यहां तक। अच्छा बोलें जी। अब मैं डेट्स तो लिख नहीं सकता, मुझे नहीं पता 10 यूनिट कब बिके हैं, लेकिन बिक तो गए ना 10 यूनिट। तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। और अगली चीज मुझे बता दो क्या बनेगी? अगली चीज क्या बनेगी? किधर लिखा हुआ है? BL हैज मेड पेमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट 11th विच विल बी सेटल्ड इन जुलाई 21। तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, आगे बोलो 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 बोलो। अब मैं सेल पूरी अमाउंट पे बुक करूं या थोड़ी अमाउंट पे बुक करूं? पूरी अमाउंट पे बुक करूं या थोड़ी अमाउंट पे बुक करूं? थोड़ी अमाउंट पे, क्योंकि एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मुझे पता था कि वो जी। क्वांटिटी बताएं।
10 मल्टीप्लाइड बाय 3400, ये 3.4 मिलियन। क्या जवाब आ गया? 34,000। लेकिन अब जब तक 10 बेची थी तब तक तो मैंने उससे पूरे पैसे लिए होंगे। सोचें, जब मैंने उसे 10 बेची, वो तो मुझे तो इल्हाम भी नहीं था वो 11वीं लेने आएगा, मेरी सोच थी वो 11वीं लेने आएगा, और उसको भी पता है वो 11वीं लेने अभी नहीं आया, तो वो डिस्काउंट अवेल, तो मुझे पैसे फिर कितने देके गया होगा? 35 के एतबार से देके गया होगा जी। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3500, जी बोले 35। डन। लेकिन ये एंट्री टैली नहीं हो रही। क्यों नहीं टैली हो रही? कि रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। क्या मैं 10 यूनिट बेचते हुए सोच रहा था कि वो 11 भी लेगा? 10, एक लाइन लिखी हुई सवाल में माय डियर, देखो, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीएमएल कंक्लूडेड दैट बीएल विल मीट द थ्रेशोल्ड फॉर डिस्काउंट। तो क्या मैं 10 यूनिट बेचते हुए सोच रहा था कि वो 11 भी लेगा? तो क्या मैंने सेल जो है वो जब 10 की बुक की तो कम प्राइस पे बुक की? इसका मतलब है मैं लायबल फील कर रहा था कि रिट्रोस्पेक्टिवली मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। इसका हमने नाम क्या रखा था? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या रिफंड लायबिलिटी। कितने यूनिट्स? 1000। डन। ये मैं ओरिजिनल एंट्रीज कर रहा हूं। अच्छा जी, इसके बाद जब मैंने 11वां यूनिट बेचा तो उसके पैसे नहीं आए। 11वां यूनिट बेचा, उसके पैसे नहीं आए। एंट्री बताएं, 11वां यूनिट बेचा, उसके पैसे नहीं आए। रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। लेकिन 11वां यूनिट जब मैं बेच रहा हूं, जब मैं 11वां यूनिट बेच रहा हूं, तो मुझे सोच के बताएं, ये जो 11वां यूनिट मेरा बिक रहा है, क्या ये 11वां यूनिट बेचते ही वो बंदा भी कहेगा कि अब मैंने नई चीज भी सस्ती लेनी है और पुरानी की भी प्राइस सस्ती करो? तो जब वो बंदा ये बात कहेगा तो मुझे सोच के बताएं, मैं नई वाली सेल किस पे बुक करूं? ऑब्वियसली 3400। एक ही गाड़ी है तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं। रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। आप भाईजान मुझे ये बता दें कि पुरानी सेल उल्टाऊं या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म कर दूं? पुरानी सेल उल्टाऊं या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म कर दूं? पुरानी सेल उल्टाने की इसलिए जरूरत नहीं, पुरानी सेल ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे है। पुरानी सेल क्यों उल्टाने की जरूरत नहीं? ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे है। और दूसरी बात, अब मैं पुरानी जो लायबिलिटी है, क्या मेरी लायबिलिटी रह गई है अब जो है वो कुछ करने की, या सेकंड डिलीवरी भी हो गई? तो अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म हो जाना चाहिए। अब देयर इज नो लायबिलिटी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे उसको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे और सोच मेरी सच साबित हो गई। तो एक बार याद रखिएगा, इसमें सिर्फ ये एक समझने वाली एंट्री होती है। पहली सेल बुक करते हुए इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। पहली सेल बुक करते हुए क्या करनी है? ध्यान, पहली सेल बुक करते हुए अगर तो सोचा कि डिस्काउंट नहीं देना और वो डिस्काउंट लेने यानी नहीं आएगा, इतनी चीजें वो नहीं खरीद सकता, गरीब बंदा है, तो फिर तो आप सेल ही जो है वो पूरी अमाउंट पे बुक करें। लेकिन अगर पहली सेल करते हुए अंदाजा है कि वो आ जाएगा, तो फिर सेल पूरी अमाउंट पे बुक करें या थोड़ी अमाउंट पे बुक करें? फिर थोड़ी अमाउंट पे बुक करें। और जब अगली सेल हो जाए तो एक बात याद रखना, मैंने कहा था सेकंड ऑर्डर पे जब भी पहली एंट्री करोगे उसके साथ जुड़ी हुई एंट्री है करना। ये बात याद रख लें। इस रिट्रोस्पेक्टिव के सिनेरियो में जब भी कौन सा ऑर्डर आया करेगा? सेकंड ऑर्डर। जब भी सेकंड ऑर्डर आएगा ये ध्यान रखना कि सेकंड ऑर्डर के आते ही आपने फर्स्ट ऑर्डर पे नजर मारनी है। फर्स्ट ऑर्डर में कोई लायबिलिटी अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको खत्म कर दें। नहीं, उसको कैश पे ना करें, बस ये वाला रिसीवेबल उसका खत्म कर दें। जी कितना? मुझे नहीं पता सोल्यूशन में क्या एंट्रीज हुई है। अच्छा जी, ये एंट्री होगी जी। अब रॉन्ग एंट्री देखते हैं क्या भैया। ये मिटा तो दिए लेकिन मैंने एक बार नजर आ रहा होगा। BL परचेज 11th यूनिट ऑफ कार B on 28 जून फॉर विच नो रेवेन्यू हैज बीन। इसका रेवेन्यू अभी तक रिकॉर्ड। एक बात याद रखो कि भाईजान जब सेकंड ऑर्डर का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ तो सेकंड ऑर्डर के साथ मिलती जुलती एंट्री भी नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों एंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं। डन। अब मैं ढूंढता हूं पहले ऑर्डर का क्या बना, पहले ऑर्डर की एंट्री हुई ना हुई। पूरे सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ पहले ऑर्डर की एंट्री हुई है या नहीं हुई। BL हैज मेड पेमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स। कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता
नहीं है। तो जब कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है तो इसका मतलब है ये वाली एंट्री हो चुकी है। क्या एंट्री जी? और यार मुझे ये बताएं अकाउंटेंट ने, अच्छा अगर ना जब कैश की एंट्री वो करेगा ना अकाउंटेंट, तो याद रखिएगा हमेशा पूरी पूरी सही करेगा, अनलेस के सवाल में ये लिखा होता है। एक चांस और भी था, सवाल वाला कह देता ही हैज रिकॉर्डेड द कैश रिसीव्ड फुली इन सेल अकाउंट, फिर और बात होती। लेकिन अगर कभी कैश के ट्रांजैक्शन के बारे में खामोश है तो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है और गलत अमाउंट्स पे या सही अमाउंट्स पे, सही अमाउंट्स पे और सही टी अकाउंट यूज करते हैं, तो कैश के ट्रांजैक्शन के बारे में साइलेंट है कि मैंने उसकी एंट्री की है या नहीं की, तो कैश की एंट्री भूलता नहीं। अब कैश की एंट्री में वही करूं जो होनी चाहिए थी, या कैश की एंट्री में भी सोचूं कुछ, वही करूं जो होनी चाहिए थी। अगर कैश की एंट्री में भी कोई फड्डा होता तो सवाल बता देता। एक फड्डा हो सकता था, मैं आपको बताऊं, वो कह देता कैश रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, तो फिर ये सेल भी 35,000 रुपए बुक हुई होती। ऐसी कोई लाइन सवाल में नहीं है, इसलिए मैं एंट्री वही कर रहा हूं जो होनी चाहिए, कैश डेबिट। अच्छा ओरिजिनल पहले कीजिएगा, उसके बाद सवाल पढ़ के रॉन्ग ढूंढिएगा। अगर ओरिजिनल पहले नहीं करेंगे ना, रॉन्ग पहले ढूंढेंगे, तो फिर वो रॉन्ग आपसे निकल नहीं सकेगी सही। जी सेल कितने से, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 1000, डन। अच्छा जी रेक्टिफाइंग, बस अब इधर ले आओ, रेक्टिफाइंग एंट्री ये हो गई है, कुछ भी नहीं रेक्टिफाइंग एंट्री में तो वही रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रिसीवेबल। ये जो रिसीवेबल बुक किया हुआ है बस इसी को खत्म कर दो। अब इतने पैसे उसको हमने कैश में क्या रिफंड करने, कैश होता तो बता देता सवाल, वो जो रिसीवेबल उससे खड़ा हुआ है खत्म करो उसे। देख लें आप, नोट कर लें, फिर अगला सवाल शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा बाहर जाके कह दो, खामोश हो जाए। अगला सवाल 9 का 8 का ए कर लें पहले, 8 का ए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रेस मेड फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 आर अंडर प्रिपरेशन व्हाइल रिव्यूइंग द, आपको ये चीज़ें पता चली हैं। ऑन यकम अक्टूबर 2019, साल खत्म होने से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने पहले, TML sold machine C to Chun Limited for rupees 25 million. As per the contract, payment would be made after 2 years. अच्छा अब यहां पे रुक के बता दें, हमने फॉर 25 मिलियन बेची है और पेमेंट होनी है 2 साल बाद, तो पहले क्या जा रहा है, चीजें जा रही हैं या कैश? पहले चीजें जा रही हैं। तो चीजें अगर पहले जा रही हैं तो पहले एंट्री करेंगे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और फिर वो शुरू वाली क्लासें इंटरेस्ट इनकम बुक करते रहेंगे, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अच्छा आगे ना पढ़े, द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड, मैं इधर अगला सारा काट रहा हूं। ये ना एक किस्म ओरिजिनल एंट्री भी है और वो भी मैंने काट दिया है। फिलहाल इतनी सी एंट्री सामने रख के बताएं, ये कम अक्टूबर 19 को मैंने चीज़ें बेची हैं और 10% डिस्काउंट रेट है। क्या मैं सेल को 25 मिलियन पे बुक करूं या 25 मिलियन की पीवी पे? 25 मिलियन की पीवी पे, क्योंकि पैसे कितने साल बाद पे होने हैं। TML सोल्ड मशीन सी फॉर 20, हाँ पूछो, डन। चलें जी पहली एंट्री करें, ओरिजिनल पहले किया करें। अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है कोई रेक्टिफाइंग एंट्रीज करें, करेक्टिंग एंट्रीज लिखा हुआ है सवाल में। अच्छा एक छोटा सा ऐसे वर्किंग कर लेते हैं पहले समझने के लिए। यकम अक्टूबर 19 डेटर अकाउंट से हमने खेलना है, तो सबसे पहले जो है वो सेल बुक होगी पीवी पे। जी डेटर कितने हजरात? 25 का, 25 को डिस्काउंट करना है, 25 इंटू 1.1, जल्दी करो यार, रेज टू पावर -2, 20.66। जरा देख लो सॉल्यूशन में किस लेवल तक राउंडिंग यूज हुई हुई है ताकि मैं भी उसी तक करूं। ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा 8 का 1,
हाँ ठीक है, सोल्यूशन में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज हुए हैं, पेपर में आपकी मर्जी है, करें जैसे भी करें। अच्छा जी, आप मुझे बता दें ये जो वर्किंग है हमारे ईयर एंड के मुताबिक बनती है या ट्रांजैक्शन के ईयर एंड के एतबार से? ट्रांजैक्शन के ईयर एंड के एतबार से, हमारे ईयर एंड के एतबार से नहीं बनती। तो 1 साल की कैलकुलेशन और कर लेते हैं क्योंकि आगे मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी। 30 सितंबर 2020 जी, क्लोजिंग अमाउंट ना इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट बैलेंसिंग आ जाएगा। यार इसको इसी तरह चला लो जिस तरह आप चलाना चाह रहे हो, इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लो। ये लो 20.66 इंटू 10%, क्या आ गया जी? 2.07 आएगा मेरे ख्याल से, 2.07 आएगा। हाँ ठीक है, 2.07 किस तारीख को? 30 सितंबर 20 को। और क्लोजिंग कितना जी? 22.73। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने जो पहली एंट्री करनी है वो करनी है 1 अक्टूबर 19 को, 1 अक्टूबर 19 को। डेट विल बी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कितना? 20.66। बता दो भाई, इंटरेस्ट 12 महीने का बुक करूं या अक्टूबर नवंबर दिसंबर का? 12 महीने का या अक्टूबर नवंबर दिसंबर का? लीज में भी इसी तरह होगा, अगर हमारा इंटरेस्ट जो है वो हमारे अकाउंटिंग ईयर से रिलेट नहीं करा होगा तो उसे मंथ बेस पे पोर्शन करेंगे जी। बोले 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 31 दिसंबर को क्या एंट्री करूं? डेटर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इसको पकड़ो ना, 2.07 इंटू 3/12 0.52, ठीक है 0.52, डन। आगे चलें जी। अच्छा यार, अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है, वो आपने समझना है। इसकी रॉन्ग एंट्री बता दें पहले। द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड सेल रेवेन्यू एट 25 मिलियन अपॉन डिलीवरी ऑन 1 अक्टूबर। भाईजान पेमेंट 2 साल बाद आनी है, तो अकाउंटेंट ने 1 अक्टूबर को सेल बुक कर दी है पूरे 25 मिलियन पे। बता दें डेबिट क्या किया होगा? सेल तो 25 मिलियन पे अकाउंटेंट ने बुक कर दी, सेल क्रेडिट की होगी, बोले डेबिट क्या किया होगा? कैश डेबिट कर नहीं सकता, इसलिए कैश डेबिट कर नहीं सकता क्योंकि अभी तक पैसे ही नहीं आए। तो इसका मतलब है अकाउंटेंट ने अगर सेल क्रेडिट कर दिया तो डेबिट कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो क्या डेबिट किया होगा? डेटा डेबिट किया होगा। तो ये तो मेरी ओरिजिनल चल रही है ना, लेकिन ओरिजिनल में भी 1-2 और हैं। अच्छा, रॉन्ग एंट्री, डेटा डेबिट कितने से? अच्छा बोलो, अगर उसने डेटर ही पूरी अमाउंट पे बुक कर लिया है, अब डेटर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के डेटर डेबिट दोबारा करेगा और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट दोबारा करेगा ताकि 25 तक डेटर आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाए। ये बड़ी मजे की बात है, उसने डेटर ही पूरे 25 पे डेबिट कर लिया है, तो अब क्या डेटर में इंटरेस्ट भी डालेगा? तो इसका मतलब है उसने फिर इंटरेस्ट वाली एंट्री नहीं की। डन जी, मजे का सवाल। अच्छा यार, एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको लेक्चर नोट्स में दिया था, वो पहले मैं रिवाइज करा दूं। वो 114 में कॉन्सेप्ट दिया था। इधर देखो, आपको पता है कॉस्ट 2 किस्म की है, कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने एक लेक्चर 14 के नोट्स खोले में, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट। An entity shall record an asset for the cost to fulfill contract with a customer अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने का खर्चा, जैसे कि सेल्स कमीशन हमने पे किया था, हमने कहा था अगर कॉन्ट्रैक्ट विन करेंगे तो जो खर्चा हमारे पे पड़ेगा वो सेल्स कमीशन है। कुछ ऐसे खर्चे थे जो कॉन्ट्रैक्ट विन करें ना करें वो करने पड़ेंगे, उनको मैंने कहा था एक्सपेंस में डालना है। अच्छा, इट इज इनकम टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, इट इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर इट फ्रॉम कस्टमर, ये इंप्लाइड करेंगे आप रिकवर हो जाया करेगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। यार एक बात याद रखना, जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम है ना, उस पे कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा का हो ही नहीं सकता।
उसी वक्त पैसे मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा का कब हो सकता है? जब वो जो 3 मैंने मिसालें दी थी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज, वो उन 3 सूरतों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई होता है ओवर टाइम। वो 3 कहां थी? किताब का पेज नंबर लिख लें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, पेज 109 के एंड पे, ये देखें, शायद याद आ रही हो। पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। जब हम सर्विस दे रहे हैं, जिम के कस्टमर साथ साथ ले रहे हैं, जब हम उसके घर जाके जो है वो उसकी बिल्डिंग पे जाके उसे घर बना के दे रहे हैं, और तीसरी एक और बात पड़ी थी, स्पेशलाइज किस्म का एसेट बना के दे रहे हैं। अच्छा जी, तो ये 3 चीजें थी जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम होती है। अगर ओवर टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो और साथ साथ हम रेवेन्यू भी हर साल का बुक कर रहे हो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह लगा के हम करते थे, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी कई साल फायदा देंगी। लेकिन इस सवाल के अंदर आके देखें, इस सवाल में तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही ओवर टाइम। इस सवाल के अंदर तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है एटा ऑन यकम अक्टूबर फला 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 एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ये पेमेंट 2 साल बाद हो रही है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम, क्योंकि चीजें डिलीवर हो जाएंगी, सेल बुक कर लेंगे हम फौरन। सेल को ऐसे ऐसे बुक कर रहे हैं या सेल को फौरन बुक करना है? जिस सिनेरियो में सेल को ऐसा ऐसा बुक करना हो ना 2-3 सालों पे, उस सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को एसेट बना के अमोर्टाइज करते हैं। जिस सिनेरियो में आपने सेल को ऐसा ऐसा बुक ही ना करना हो, जैसे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो सेल को ऐसा ऐसा बुक करते ही नहीं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, अब पढ़ें। द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड सेल एट 25 मिलियन अपॉन डिलीवरी ऑन यकम अक्टूबर 2019। फर्दर कमीशन पेड टू सेल एम्प्लॉइज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उधर ही रखो कैमरा। कमीशन पेड टू सेल्स एम्प्लॉइज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने माना ये लेक्चर 114 वाला सेल्स कमीशन फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट है। ये खर्चा हमें इस वजह से करना पड़े, हम कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, लेकिन भाई अफसोस की बात है ये चीजें हमने फौरन डिलीवर कर देनी है यकम अक्टूबर को। अच्छा, इसने क्या किया? इसने एफिशिएंसी मारी है, इसने वो जो विनिंग कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है उसको एसेट बनाया, और एसेट बना के 2 साल पे अमोर्टाइज कर रहा है। तो लिखें, जब सेल आहिस्ता आहिस्ता बुक नहीं होनी, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को क्यों आहिस्ता आहिस्ता बुक करना? सेल फौरन बुक होनी ना, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। जब सेल आहिस्ता आहिस्ता बुक नहीं होनी तो क्यों आहिस्ता आहिस्ता बुक करना? जी अब बताएं। ओरिजिनल एंट्री मुझे बता दें, ये सेल्स कमीशन की कमीशन आपने पे किया 1.6, फिर तो एक्सपेंस में डालेंगे ना, और कुछ आ रहा ही नहीं है, क्योंकि ओवर टाइम तो हो ही नहीं रही। कमीशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1.6। अच्छा जी, अब देखते हैं उसने रॉन्ग एंट्री क्या की। इट वॉज के बाद फिर रॉन्ग एंट्री शुरू हो जाती है। इट वॉज, जैसे द अकाउंटेंट रिकॉग्नाइज इट वॉज, तो इट वॉज कैपिटलाइज्ड एंड बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 2 ईयर। उसने कैपिटलाइज कैसे किया होगा? ठहरो, वी शुड फील वेरी कंफर्टेबल। हम लेक्चर 114 के नोट्स में आ जाते हैं। इस तरह उसने कैपिटलाइज किया होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, और इस तरह फिर उसको कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें, अमोर्टाइजेशन का नाम रख दें, जो मर्जी डाल दें आप नाम, बेहतर है कॉस्ट ऑफ सेल ही कर दो। इस तरह उसने उसको अमोर्टाइज किया होगा। इट इज कैपिटलाइज्ड एंड अमोर्टाइज्ड, तो जहां लिखा है ना इट इज कैपिटलाइज्ड एंड अमोर्टाइज्ड, तो कैपिटल और अमोर्टाइज करने का कॉन्सेप्ट हमने कहां सीखा था? वो लिख लें आंसर 26। इट इज लिख लें, क्वेश्चन 26 भी हम रेफर करेंगे जब क्लास में ये घर में सवाल कर रहे होंगे। इस तरह कहीं लिख लें कि क्वेश्चन 26 हम रेफर करेंगे जब घर में ये सवाल का भी रिवाइज करेंगे, ताकि कौन सी लाइन समझ आए सवाल वाले की? गलती समझ आए। गलती क्या सवाल वाले की? इट इज कैपिटलाइज्ड एंड अमोर्टाइज, ये गलती है इसकी। गलती आप बताएं कैसे करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसेट, एसेट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस टाइप अकाउंट, इसको कैपिटलाइज कर दिया और साथ साथ क्या कर दिया?
अमोर्टाइज, तो अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं या फिर इसको भी कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें, जो मर्जी करें आपकी। मैंने ये नाम जो मर्जी हो जाना खर्चे में है, बस कमीशन एक्सपेंस नाम रख दें, जो मर्जी नाम रख दें, चलें कॉस्ट ऑफ सेल कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस डेबिट, कमीशन एक्सपेंस जो मर्जी नाम रखें, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट। अब ऑब्वियसली यार ये इतना तो अक्लमंद होगा कि इसने मंथ बेस पे पोर्शन भी किया होगा, अनलेस के सवाल कुछ और कह दे। तो 2 सालों के ऊपर मैं अमोर्टाइज कर रहा हूँ, इसका मतलब है मंथ बेस पे पोर्शन भी किया। 1.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 0.2। अब इसकी आप रेक्टिफाइंग एंट्री देख लें। आंसर नंबर 8 है। रॉन्ग ओरिजिनल हमने कहा, रेक्टिफाइंग। इधर ही देख लो यार, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट 20 के बजाय 25 पे रिकॉर्ड कर ली, तो सेल डेबिट डेटर क्रेडिट ये एंट्री अकाउंटेंट ने की नहीं, तो इधर मैंने रेक्टिफाइंग पहले की, ओरिजिनल बाद में, रॉन्ग बाद में, तो डेबिट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट सब। उसके बाद ये देखो कमीशन जाना था एक्सपेंस में, क्योंकि सेटिस्फाई हो रहा है एट अ पॉइंट इन टाइम, मैंने लॉजिक लिख दी हुई है। और इधर गलती से कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, जैसे जो मर्जी कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल, कमीशन एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, बस खर्चा बुक करना है, खर्चा डेबिट, अमोर्टाइजेशन काट के, कमीशन काट के, बस खर्चा भी आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा, खर्चा डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, खर्चा पूरा बुक कर लें, और ये दोनों खर्चे नेट करके भी रेक्टिफाइंग एंट्री में आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, खर्चा पूरा बुक कर लें, उसके खर्चे को रिवर्स कर दें, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितने से डेबिट हो गया, 1 होना चाहिए, कितने से हो गया डेबिट, 1.6 से, कितने से क्रेडिट हो गया, नेट करके देखें ना 1.4, तो 1.4 से डेबिट हो चुके नेट, तो 1.4 को क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, 1.4 को क्रेडिट कर दें, डन। अच्छा जी, आगे आओ। हाँ यार ये दोनों भी डिस्कस होने चाहिए, पॉज करना। पार्ट सी पढ़े। अच्छा जी चलें पार्ट 3 पहले कर लेते हैं। TML entered into a contract to sell 1 unit of machine A and machine B for a total price of rupees 16 million. Machine A was delivered in December 2019 to the customer while machine B was delivered in January 2020. तो मशीन ए हमारे साल डिलीवर हुई, मशीन बी अगले साल डिलीवर हुई, तो मशीन का ए का रेवेन्यू कब बुक करेंगे, हमारे साल, और मशीन बी का रेवेन्यू कब बुक करेंगे, अगले साल, एट अ पॉइंट इन टाइम। द कंसिडरेशन ऑफ 16 मिलियन इज ड्यू ऑनली, कंसिडरेशन ऑफ 16 मिलियन, ये 16 मिलियन अभी तक यहाँ पे पढ़ें क्या है, TML entered into a contract to sell 1 unit of machine A and 1 unit of machine B for a total price of 16, दोनों की मिला के प्राइस है। The consideration of 16 million is due, ये पैसे हमारे रिसीवेबल तब बनेंगे only after TML delivers both the machines to customer, ये पैसे तब बनेंगे जब हम दोनों चीजें डिलीवर कर दें कस्टमर को। अच्छा जी इधर देखें, अब जरा आपने थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। मशीन बी की तो अगले साल है ना, उसको छोड़ें। मशीन ए सोल्ड, बोलें तारीख, यकम, उमेर भाई यहां से कवर हो रहे हैं ना, मशीन ए सोल्ड किस दिन, बोलो बोलो बोलो, दिसंबर 19, बस ठीक है, दिसंबर 19 में मशीन ए सोल्ड टू द कस्टमर वाइल मशीन बी अगले साल इंशाल्लाह बिकेगी। द कंसिडरेशन ऑफ 16 मिलियन इज रिसीवेबल ओनली आफ्टर TML ट्रांसफर्स बोथ द मशीन टू द कस्टमर। अच्छा जी अब मुझे बताएं, राइट टू रिसीव मनी ऑफ ए, राइट टू रिसीव मनी ऑफ मशीन ए
will be established, बोले 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 इन जनवरी। क्यों? तो आप बता दें दिसंबर में ए बेच दी है, उसने क्या पैसे मांगने का हक तेरा तब बनेगा जब तू बी बेचेगा। तो बोले इस दिन मैंने सोल्ड तो कर दिया है, क्या एंट्री करूं? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट? कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, TML सेल्स मशीन ए एंड बी एट अ स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ 12 और 8। तो ये तो वो फिर एलोकेशन वाला काम भी करना पड़ेगा, वो तो अलग काम है ना, वो तो हो जाएगा। द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड रिसीवेबल, अच्छा ये तो अकाउंटेंट की गलती है ना, इसको छोड़ें, पहले एलोकेशन देख लेते हैं। किताबें आपके पास जो है वो खुली होंगी। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 8 पार्ट 3। तो ये टीपी ज़बानी याद है अभी 16 लिखी हुई थी, टीपी 16 लिखी हुई थी और बी की, और स्टैंड लॉन प्राइस 12 और 8 लिखी हुई थी, तो टोटल 20 हो गया। इन दोनों पे हमने तकसीम कर दिया। ये काम तो सिंपल सा है ना। ये हमारी सेल बन गई मशीन ए की, ये हमारी सेल बन गई मशीन बी की। लेकिन सवाल ये है कि ओरिजिनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? तो जवाब उसका ये है, ओरिजिनल एंट्रीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। गलती से एंट्री हो गई डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। कैसे गलती से एंट्री हुई डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट? पढ़े गलत एंट्री। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रिसीवेबल एंड रेवेन्यू। अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड रेवेन्यू। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रिसीवेबल एंड रेवेन्यू ऑफ 12 मिलियन अपॉन डिलीवरी ऑफ, और पूरा 12 मिलियन रिकॉर्ड कर लिया। दो गलतियां बताएं, एक तो रिसीवेबल बुक कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एसेट की जगह। मशीन बी की तो टेंशन ही ना लेना, उसकी सेल की एंट्री अगले साल होनी है। मशीन बी की तो आपको एक्सप्रेशन नहीं दे रही इसलिए मैं रुक गया था। मशीन बी की तो टेंशन ही ना लें, उसकी तो डिलीवरी अगले साल होनी है। टेंशन किसकी है? सिर्फ मशीन ए की। तो डेटर बुक कर लिया, सेल बुक कर लिया, और अमाउंट भी गलत बुक की, सेल सिर्फ सही बुक की है। डेटर इसको डेबिट नहीं करना चाहिए था, अमाउंट भी अनलकीली गलत है दोनों। 12 मिलियन पे सेल बुक नहीं होनी चाहिए। देखें जी, ओरिजिनल एंट्री कॉन्ट्रैक्ट एसेट रेवेन्यू क्रेडिट 12 से या 9.6 से? उसने डेटर और सेल किससे क्रेडिट कर दिया? 12 से। रेक्टिफाइंग एंट्री तो अब बना लेंगे, तीनों चीजें शायद आएंगी बीच में, वो तो मैं हैंडल कर लेंगे। अब डन। अगली पॉइंट 2, TML entered into a contract to manufacture. We entered into a contract to manufacture. बना के देंगे या एज इट इज बेच रहे हैं? बना के देंगे या एज इट इज बेच रहे हैं? To contract to manufacture a specialized machine for Dhan Limited at a price of 30 million. The contract meets the criteria for recording of revenue over time. PO satisfied over time जो है उसका हमारी किताब में था पेज नंबर 109। तो शायद ऐसा होगा कि कस्टमर के घर जाके हम ये मशीन बना के दे रहे होंगे। ये इतनी स्पेशलाइज्ड टाइप मशीन होगी कि हम खुद ही बना रहे होंगे और उसको फिर हम बेचेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका रेवेन्यू बुक होना है, लिख दिया उसने, रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करना है। एट द ईयर एंड द, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है या रेवेन्यू क्या है? 30। टोटल रेवेन्यू है या थोड़ा सा? टोटल रेवेन्यू। एट द ईयर एंड द मशीन वाज 60% कंप्लीट। ईयर एंड पे मशीन 60% कंप्लीट थी एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन वुड बी इनकर्ड। ये अंदाजा है कि फर्दर कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन वुड बी इनकर्ड। अच्छा जी, मुझे बता दें अबू बकर, यहां तक आ रहा है और इधर भी नजर आ रहा है? अच्छा, मुझे थोड़ा सा डेटा लिखवा दें क्वेश्चन का, अभी मैं सॉल्यूशन ही शुरू करने लगा। रेवेन्यू बताएं, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 30। अच्छा जी, एट द ईयर एंड द मशीन वाज 60% कंप्लीट, और ये अंदाजा है कि 10 अगले सालों में लगेगा। फर्दर कॉस्ट बोले टू बी इनकर्ड, फर्दर कॉस्ट ये अगले सालों में कॉस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन इनकर्ड टिल ईयर एंड हैज बीन, छोड़े वो तो गलती होगी कोई। कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन इनकर्ड टिल ईयर एंड। आप बता दें इस साल कितना खर्चा हुआ? तो आपको याद है हम एक लाइन लिखा करते थे, कॉस्ट इन द ईयर, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द ईयर। ये खुद ही क्यों हो गया इसका? कॉस्ट इनकर्ड फॉर द ईयर बोले कितनी? 15। और फ्यूचर कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट डन।
टोटल को छोड़ो, अभी मैं वो सवाल तो जी कॉस्ट ऑफ 15 में इनका टिल ईयर एंड, बस रुक जाए यहाँ पे और यहां तक मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है। द मशीन वॉज 60% कंप्लीट। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दे दी या कॉस्ट बेस पे निकालूं? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दे दी या कॉस्ट बेस पे निकालूं? दे दी। द मशीन वॉज 60% कंप्लीट। अब मैं किसकी तरफ मूव करूंगा? सॉल्यूशन की तरफ। पी एंड एल एज ऑन और फॉर द ईयर ना बनवाइएगा खुदा के लिए, क्योंकि एज ऑन फॉर द ईयर एक ही होगा, क्योंकि अभी पहला साल ही है। तो इसलिए ऐसा कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितने परसेंट? 60%। और रेवेन्यू भी कितना बुक कर लें और कॉस्ट ऑफ सेल भी कितनी बुक कर लें? रेवेन्यू 30, कॉस्ट ऑफ सेल 25, कॉस्ट ऑफ सेल 25। इन दोनों का कितने परसेंट? 60%। 18 और 15। अच्छा, इसकी मैंने आपको एंट्रीज बताई थी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ से। अच्छा, अब पहले देख लें आप कि सवाल वाले ने किया क्या है, तसल्ली से पढ़ लें और इसकी रॉन्ग एंट्री बना लें। जल्दी करें बिल्कुल जल्दी करें, फिर एक और सवाल करते हैं। अच्छा जी, पहले आपको मैं थोड़ी सी एंट्रीज रिवाइज करा दूं लेक्चर नंबर 14 से। लेक्चर नंबर 14 में ना हमने एक लंबा सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 27। उसमें देखो, जिस वक्त हमने खर्चा करना शुरू किया था ना, तो हमने एक एंट्री की थी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और कैश क्रेडिट। डन। अच्छा, उसके बाद जब साल का एंड आया था तो हमने देखा था ये सारा काम मुकम्मल नहीं हुआ हुआ। हमने फिर इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट की थी। उसमें देखना आप कि हमने एक नीचे वर्किंग की थी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगा के। 40% कंप्लीट था तो हमने कहा था 24,000 कॉस्ट बुक करो, या जितनी सवाल में गिवन है वो बुक करो। 24,000 कॉस्ट बुक करो। तो मुझे बता दें, जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो तो चलते हुए प्रोजेक्ट पे पहले वर्क इन प्रोग्रेस टाइप डेबिट किया जाता है और कैश क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद उतना वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट ऑफ सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है जितने परसेंट कंप्लीट हो जाए। बाकी इन बजरी सीमट पड़ा होता है, पड़ा होता है। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें कि पहले सवाल से देख के बताएं, हमने खर्चा किया कितना? 15। हमने खर्चा किया कितना? 15। इसका मटेरियल लेबर खरीदा होगा, तो खर्चा किया 15। देखो इधर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट में ये किस तरह का आंसर है जरा लिख लें। ये आंसर नंबर 27 जैसे, आंसर नंबर 27 करके आपने ये करना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। इस साल कितना खर्चा किया? 15। डन हो गया? अच्छा, उसके बाद रेवेन्यू कितना बुक करना है? इत्तफाकन जो खर्चा किया वो कॉस्ट ऑफ सेल के बराबर आ गया उस सवाल में बराबर। इत्तफाकन जो खर्चा हमने पे किया वही कॉस्ट ऑफ सेल के महज एक इत्तफाक हुआ है, क्योंकि शायद इसने कॉस्ट बेस के ऊपर ये परसेंटेज निकाली हो, कुछ ऐसा किया हो। ये इत्तफाक हुआ है, आंसर 27 में बराबर नहीं था। ये पहली एंट्री होगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। ये किस चीज की? मशीन बनाने के लिए मटेरियल खरीदने की। ये किस चीज की एंट्री है अबू बकर? यहां तक मशीन बनाने के लिए मटेरियल खरीदने की एंट्री। इसके बाद आप बोल दो, 2 एंट्रीज करनी है।
ये डेटर डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है डेटर को पैसे भी दे गया हो, तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री मैं बाद में करूंगा। तो सेल कितनी बुक करनी है? 18। और इधर आओ, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। डन जी। अच्छा, अब एक सेकंड के लिए जरा अगर मैं पॉज करूं और आपको ये एंट्रीज, क्योंकि आंसर 27 आपको भूला होगा, उसके हमने ज्यादा सवाल भी नहीं किए, तो मैं आपको एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देता हूं, फिर आप कहेंगे ओ अच्छा कितनी आसान सी चीज है ये। देखें, कोई दुकानदार है वो बोतल खरीदे, इधर देखो, कोई दुकानदार है वो बोतल खरीदे, क्या एंट्री करेगा? इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। इसके बाद वो 15 रुपए वाली बोतल 18 रुपए की बेच दे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कितनी सिंपल सी एंट्रीज है। कोई दुकानदार बोतल खरीदे, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, उसके बाद बोतल बेचे, डेटर डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। डन। सॉल्यूशन में शायद इन्वेंट्री वगैरह लिखी हुई है, लेकिन ज्यादा अच्छा लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस है, तो मैं आपको भी कहूंगा कि सॉल्यूशन को काट दीजिएगा, ये वाली एंट्रीज मेरे वाली नोट कीजिएगा, ताकि हमारा आंसर 27 से मिलती जुलती बातें हो जाए। अच्छा चलें जी, आगे पढ़ते हैं भाई। सवाल में कोई डेटर पैसे को से तो नहीं देके गया? कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, असूल क्या हुआ करेगा यार? ये वो खर्चा हुआ करेगा जो इस साल हो गया, लेकिन इसी को खर्चे में नहीं डालना, टोटल खर्चा देखना है, टोटल खर्चा पकड़ के उस पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगानी है, टोटल खर्चा निकल आएगा। टोटल ये रेवेन्यू बुक करने वाला है, ये खर्चा बुक करने वाला है। अब इस 15 को आपने पहली एंट्री में ले जाया करना है, ये वो खर्चा है जो कैश में पे हुआ है, और इधर अगर 14 या 13 या 12 आया तो परेशान नहीं होना, इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाना। डन हो गया ये। तो ये 15 इत्तफाकन बराबर आ गया। बहरहाल आप बताओ इस 15 की एंट्री, इस 15 की एंट्री ओवर लाओ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट। इस 18 की एंट्री डेटा डेबिट या सेल क्रेडिट जो भी हो उससे पैसे ले आया हो, और इस 15 की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ये एंट्री आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगाने के बाद करनी है, यहां तक नोट कर लें, ये एंट्री आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगाने के बाद करनी है। और ये कौन सी एंट्री है? इस साल जो कैश पे हुआ, ये वो एंट्री है जो इस साल कैश पे हुआ। कई दफा आपको पता है बजरी ज्यादा लेके रख लेते हैं, इस्तेमाल कम होती है, साल के एंड पे पड़ी रहती है। डन जी। अब ये चीजें हमारी बुक के अंदर पीछे जो भी लफ्ज लिखा हो उससे कंसिस्टेंट हो रही है आंसर 27 से। कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन इनका टिल ईयर एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक एंड रिसीट ऑफ 11 मिलियन हैव बीन क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। इतनी ये रॉन्ग एंट्री छोड़े, रिसीट कितनी हुई है? 11 की। तो डेटर पैसे कितने दे गया? 11, लेकिन बाकी 7 रिसीवेबल है, क्योंकि सेल तो बुक कर लेनी है ना, जो जो P&L बनेगा वही सेल बुक हुआ करेगी। ये तो कौन सी एंट्रीज हो गई? ओरिजिनल। अब कहां मूव करना है? रॉन्ग। रॉन्ग एंट्री देखें जी, कॉस्ट ऑफ 15 इनकर्ड टिल ईयर एंड, इसकी एंट्री भूला नहीं होगा माय डियर, क्योंकि कैश क्रेडिट हो गया। कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन इनकर्ड टिल ईयर एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई है। तो कोई इसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कर दो, चलो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है यार, कोई मसला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टाइप अकाउंट बना दो, वर्क इन प्रोग्रेस, चलो यही नाम रख दो, कोई मसला नहीं, इन्वेंट्री नाम ना रखो। कितना जी? 15। ये इन्वेंट्री टाइप किसी चीज में पड़ी है, ये भी इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम कर रहे हैं हम किसी के लिए। और इंक्लूडिंग एंड कैश रिसीट ऑफ 11 इज क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना बुक किया? कैश डेबिट कितना? 11 से। अब क्योंकि मैंने कहा बुक की एंट्रीज इग्नोर कर दें, अब हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज अपनी खुद बना लेते हैं।
तो यार इसमें फिर ऐसा कर दो, नहीं वैसे मैं कह रहा हूं आप इस तरह कर सकते हो कि इसको इन्वेंट्री डेबिट कर दो। इन्वेंट्री इतनी ये पड़ेगा का मतलब है कि उसने अभी तक इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डाली, ये मतलब है इस बात का कि उसने बोतल खरीद के रख ली है, अभी तक कॉस्ट ऑफ सेल उसकी बुक नहीं की। क्या मतलब है इस बात का, ये चीज मैंने इन्वेंट्री अकाउंट में डाल दी। वो बोतल वाली मिसाल ज़हन में लाओ जो मैंने बोली थी, कॉस्ट ऑफ 15 हैज बीन इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। ओ भाईजान चीज बिक चुकी है, सर्विस डिलीवर हो चुकी है, अभी तक तेरी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है चीजें, खुदा के लिए इन्वेंट्री से निकाल, इंक्लूड की हुई है और खर्चे बुक कर अपने। तो कह रहे हैं मैंने अभी तक इन्वेंट्री में डाली हुई है, हम उसे कहेंगे क्या बुक करो, खर्चा बुक करो। ये लाइन पढ़ो दोबारा, कॉस्ट ऑफ 15 इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, इज इट माई स्टॉक और इज इट सोल्ड? ये बेची नहीं है यार, ये बेचने होता है ना, थोड़ी थोड़ी करके जो बिल्डिंग डिलीवर करें तो कंट्रोल उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यही तो उसमें बताया था, रेवेन्यू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। जैसे जैसे हम सर्विस देते रहेंगे वैसे वैसे कस्टमर का कंट्रोल आता रहेगा उस चीज के ऊपर। तो हमने पूरी बिल्डिंग बेची है या 60%, पूरी मशीन बेची है या 60%? 60% बेच दी है, तो अब हमारी इन्वेंट्री में भी नहीं पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब उसकी सेल बुक कर रहे हैं तो साथ क्या बुक करें? तो क्या उसकी इन्वेंट्री रिकॉर्डेड रहने दें या उसको खर्चे में डाल दें? खर्चे में डाल दें। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री देख लें क्या बनेगी। इधर तो एंट्री, अब मैंने कहा था आसानी के लिए इसको ऐसे कर लेना बस, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, और ब्रैकेट में एग्जामिनर के लिए लिख देना इन्वेंट्री। अगर तुम्हें इन्वेंट्री का लफ्ज पसंद है तो ये इन्वेंट्री टाइप अकाउंट है, लेकिन इन्वेंट्री किताबों में रहनी नहीं चाहिए, खर्चा किताबों में आ जाना चाहिए। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ। इन्वेंट्री तो डेबिट कर दी तुमने, कैश क्रेडिट कर दिया, भूल ही क्या गए कि उसको खर्चे में डालना है। बोले जी डेटर डेबिट कितने से? 7 से। और अगली एंट्री इन्वेंट्री को इन्वेंट्री में पड़ा रहने दें या इन्वेंट्री को खर्चे में डाल दें? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट या कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। कितना? 15। तो इन्वेंट्री को इन्वेंट्री में नहीं पड़ा रहना चाहिए, बल्कि आप कहां डाल देना चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल में। डन। तो ये था जी पास पेपर का क्वेश्चन 8, एडजस्टमेंट नंबर 2। आगे चलो जी। अच्छा 9 का सी हमारा रहता है यार, 9 का सी, द नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन प्रोमिस्ड बाय कस्टमर अफेक्ट द, आर पता नहीं क्यों लगा हुआ गलती से किताब में, अफेक्ट द एस्टीमेट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। डिफाइन द टर्म ट्रांजैक्शन प्राइस, ये मैंने आपको क्या स्टैंडर्ड से इंशाल्लाह मैं आपको पैरास दिखाऊंगा किसी दिन वीडियो बना के। डिफाइन द टर्म ट्रांजैक्शन प्राइस एंड लिस्ट डाउन द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। वो फैक्टर्स बताएं जिनकी वजह से ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करने में हेल्प हो जाती है। वो फैक्टर्स बताएं जिनकी वजह से ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करने में हेल्प हो जाती है। जल्दी बताएं भाई, वो फैक्टर्स बताएं जिनकी, ट्रांजैक्शन प्राइस, अब किस पॉइंट में जाएं हम? ट्रांजैक्शन प्राइस की बातें करने लगे हैं। इधर देखो स्टेप कौन सा है ये ट्रांजैक्शन प्राइस वाला? स्टेप 3। तो ट्रांजैक्शन प्राइस को पूछ रहे डिफाइन भी करो और कौन से फैक्टर्स हैं ट्रांजैक्शन प्राइस के लिए। तो इसमें मेरे भाई ये ट्रांजैक्शन प्राइस है 2 लाइन की, अपेंडिक्स ए में डिफाइन हुई होगी, और ये फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, वेरिएबल कंसिडरेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नॉन कैश कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। डन। अब भी आएगा थ्योरी का सवाल, हाँ थ्योरी का सवाल अब भी आ सकते हैं, लोग स्टैंडर्ड तो लेके जाते कोई नहीं, कुछ बच्चे। यार हो गया सारा हमारा, ये करो 3 का सी। An entity shall record revenue when the entity satisfies a performance obligation by transferring a promised goods and services to a customer. An asset is transferred when the customer obtains a control. List the different indicators of transfer of control. List the indicators of transfer of control.
लिस्ट द इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। कबूल है वाली बात नहीं याद? पेज 107। यानी मैंने चीजें आपको करवाई हुई हैं, थोड़ा आप लोगों ने रिवाइज नहीं की मुझे लगता है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स व्हेन अ कंट्रोल इज कंसीडर्ड एज ट्रांसफर टू द कस्टमर? ये इंडिकेटर्स अगले सफे पे हैं। कौन से इंडिकेटर्स हैं? ये पैरा ऊपर पिछले सफे पे स्टैंडर्ड का पैरा लिखा हुआ है। जब चीज उसको दे दी उसकी हो गई, जब लीगल टाइटल हो गया उसकी हो गई, जब उसने कब्जा कर लिया चीज उसकी हो गई, जब उसने कबूल कर ली चीज उसकी हो गई, जब उसको ओनरशिप के सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गई। ये इंडिकेटर्स हैं कि चीज उसकी हो गई, अब हमारी सेलर की नहीं रही। अच्छा जी, अब भाई ये एक छोटा सा सवाल करके क्लास खत्म करें। गिटार वर्ल्ड नॉर्मली सेल्स मशीन A13 फॉर 17 लाख। ये कौन सी होगी? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होगी, ट्रांजैक्शन प्राइस? नॉर्मली सेल्स मशीन फॉर 17 लाख स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होगी, यानी फेयर वैल्यू टाइप चीज। मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ सच टाइप आर प्रोवाइडेड सेपरेटली एट 25,000 पर मंथ। अकेले कोई सर्विसेज लेने आए तो उसे कितने की दी जाती है? 25,000 पर मंथ। बताएं ये स्टैंड अलोन टाइप सेलिंग प्राइस होगी। डिटेल ऑफ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल ऑफ मशीन आर एज फॉलो। ये दूसरा कभी फिर मैं करवाऊंगा आपको। पहला, ऑन यकम जुलाई 2018, हमारा साल खत्म होने से 6 महीने पहले, GW signed a contract with Energy to sell machine A13 for 1 year free maintenance service at a lump sum payment of 18 लाख, at a lump sum of 18 लाख। उसमें 1.7 इसका होगा, बाकी सर्विसेज का होगा, ठीक है। द अमाउंट वाज रिसीव्ड अपॉन डिलीवरी ऑफ मशीन ऑन यकम अगस्त। पेमेंट एडवांस में आ गई है, हाँ। द अमाउंट वाज रिसीव्ड अपॉन डिलीवरी ऑन यकम अगस्त। तो पैसे कब आए? यकम अगस्त को। पैसे कब आए? यकम अगस्त को। और डिलीवरी भी कब हुई? तो यकम जुलाई को तो साइन हुआ था, इसको छोड़ो। तो यकम अगस्त को पैसे आए और यकम अगस्त को डिलीवरी हुई। तो कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन सेल भी तो कुछ क्रेडिट होगी ना, क्योंकि मशीन भी तो डिलीवर हो रही है। तो वो शुरू वाली क्लासें याद करना। ये सवाल ना लिख लो, इसी सवाल जैसे ये सवाल, इस जैसा मैंने सवाल आपको कराया हुआ है। ये सवाल है, लिखो 5 के बी जैसा। मोबाइल फोन नहीं बेचे थे, ये सवाल 5 के बी जैसा। तो ये शुरू वाली क्लासों में आपको पहले 1-2 क्लासों में इस तरह के कई सवाल करा दिए थे। अच्छा, अब यार इसमें रिक्वायरमेंट बड़ी अजीब सी है। विद रेफरेंस टू IFRS एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में फिर आपने 5 स्टेप्स को ना थोड़ा थोड़ा जिक्र करना होता है। एक्सप्लेन में 5 स्टेप्स को जिक्र करना है। तो ये एक्सप्लेनेशन का सवाल है, इस वजह से मैंने आपको खोल के दिखा दिया। ज़बानी प्राइसेस याद कर लो पहले। 17 लाख 25,000 पर मंथ, ये दोनों स्टैंड अलोन हो गई, लेकिन कंबाइंड हमने कितने का करके बेचा? 18 लाख का। तो अब इस सवाल को कैसे टैकल किया करना है? बस 2-3 मिनट में खत्म हो रही है। किधर है यार? क्वेश्चन नंबर 6 का बी। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स 2 डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, दैट इज सेलिंग द मशीन एंड प्रोवाइडिंग द मेंटेनेंस सर्विसेज। ये कौन सा स्टेप है? दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप भी लिखना चाहिए था। द कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह की एक लाइन लिख देनी थी। 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब डिस्टिंक्ट क्यों है? क्या दोनों चीजें ऑन इट्स ओन अलग अलग हैं? बिल्कुल। आप गाड़ी किसी से ले लें, सर्विस किसी से करा लें। अदर सप्लायर्स ये सर्विस देते हैं गाड़ी की मेंटेनेंस की। दूसरी बात, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इंटीग्रेशन नहीं है भाईजान। गाड़ी और गाड़ी की मेंटेनेंस, मशीन और मशीन की मेंटेनेंस को जमा करके कोई कंबाइंड आउटपुट नहीं नाम दे सकते, क्योंकि गाड़ी बेचना अलग चीज है, मेंटेनेंस तो बाद में बिल्कुल अलग चीज है। इन दोनों को इंटीग्रेट दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता कि गाड़ी ले लो और साथ मेंटेनेंस ले लो। तो मेंटेनेंस दे तो सकते हैं साथ, लेकिन मेंटेनेंस को गाड़ी के अंदर डाल के दे सकते हैं? तो ये तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, कि 2 इनपुट्स को मिला के कोई आउटपुट नहीं है। ये 2 इनपुट्स नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट आउटपुट्स हैं। इसलिए कस्टमर कैन सेपरेटली बेनिफिट फ्रॉम द मशीन विदाउट मेंटेनेंस। द मशीन आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इन द कॉन्टेक्स्ट लिखे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये क्या है? अलग अलग है। याद है दो चीजें पढ़ी थी, वो 10 एग्जांपल्स की थी। विद इन इटसेल्फ भी डिस्टिंक्ट है और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट है। Thus WL will allocate the transaction price between the 2 performance। हल्की फुल्की आपको पता है हमने पंगा लिया, न्यूमेरिकल पोर्शन भी डाल दिया बीच में, वो तो आप कर लेंगे। 25,000 12 स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आ गई। अच्छा, पहला स्टेप क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा उसका जिक्र हो गया इधर, लेकिन डिटेल से थोड़ा होना चाहिए था, एक लाइन और। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा से सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करें, हो गई। तीसरा स्टेप एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, ये भी हमने जिक्र कर दिया। चौथा स्टेप
तीसरा स्टेप कुछ और था, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस तो ये कंबाइंड थी ना 18 लाख। चौथा स्टेप एलोकेट। पांचवा रिकॉर्ड रेवेन्यू एज एंड व्हेन सर्विस इज डिलीवर्ड। तो चीज का रेवेन्यू कब बुक करेंगे, जब हम अगस्त को, और सर्विसेज का रेवेन्यू पूरा बुक करेंगे या 5 महीने का? 5 महीने का बुक करेंगे। चलो यार क्लोज करो इंशाल्लाह। अगली क्लास चलो मैं अनाउंस कर देता हूँ टाइमिंग। ट्यूसडे को इंशाल्लाह, कल ट्यूसडे को इंशाल्लाह 8:30 से 12:30 क्लास होगी हमारी। ऑनलाइन वालों को भी बता दिया जाएगा किस वक्त अपलोड होगी। हो सकते तो 4 घंटे की ना, 2.5-3 घंटे की हो। ओके क्लोज करो।